Hello friends, hope so doing great. My name is Arzu and I am the director of Arzu coaching classes. फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली आज पहुंच चुके हैं डे 6 तक। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा आप लोगों के साथ में डे 1 से लेकर के डे 6 तक का, और बहुत सारा आप लोगों का सपोर्ट, बहुत सारा आप लोगों का प्यार देखने मिला। तो अगर आप लोगों ने फ्रेंड्स मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखा है स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ के, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ यू गो ऑन माई यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरजू एंड वॉच दैट ऑल वीडियोज़ माई प्लेलिस्ट स्पोकन इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डे 6 है, इसका टॉपिक है अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेशन करें। क्या है? अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेशन करें। थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या नॉर्मल सा टॉपिक लेकर के आ गए आप, लेकिन ज़रा ठहरिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। आप लोगों को मैं पूछता हूँ भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा, ठीक है, आप भी थोड़ा विचार करेंगे। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जरा कुछ क्षण के लिए सोचिए, अगर दुनिया में कोई भाषा नहीं होती, अगर से दुनिया में कोई भाषा नहीं होती, तो संचार करना कितना कठिन होता। यही भाषा तो हमें इंसान बनाती है, यही भाषा तो हमें जानवरों से श्रेष्ठ बताती है। और भाषा एक प्रकार का माध्यम है। जैसे मेरे पास एक माध्यम है यूट्यूब का, जहाँ पे मैं आप लोगों को वीडियो भेजता हूँ, वो मेरा एक माध्यम है आप लोगों तक वीडियो पहुँचाने का। लेकिन ठीक ठीक कह पाना मुश्किल है कि भाषा की शुरुआत कब से हुई। ओके, धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट होता चला गया है। शुरुआती समय में आवाज़ एक संचार का साधन हुआ करता था, जिससे भय, उत्साह, घृणा, प्रेम के लिए अलग अलग आवाज़ों का प्रयोग किया जाता था, जिसे जानवर आज भी प्रयोग करते हैं। आप लोग अपने आसपास देखते होंगे। फिर इंसानों ने धीरे धीरे इस पर काम करना शुरू किया और इसे क्या, भाषा, आवाज़ को इंसानों ने संचार का रूप दे दिया, यानी कि भाषा का रूप दे दिया। पहले संचार था, इंसानों ने उस पर थोड़ा वर्क किया, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते गए और उसे भाषा का रूप दे दिया। जैसे मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तुम काम करते हो, तुम पढ़ते हो, वे वहाँ जाते हैं। इस टाइप से जो भी वाक्य हैं, ये हमारे भाषा होते हैं, ये विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आज दुनिया में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, सही बात है। खैर छोड़िए, हम बात करते हैं अंग्रेजी में कैसे बोलें। तो भैया इसके लिए एक आसान तरीका है। क्या है? सब बोलेंगे मुझे भी एक ट्रिक दे दो। अरे रुको जरा, सबर करो। ऐसा कोई चिप नहीं है और ऐसी कोई मेमोरी कार्ड नहीं है जिसमें मैंने का पूरा फाइल आपके माइंड में लाके डाल दिया और सारे का सारा आप बोलने लग गए। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हम लोगों को एक आसान तरीका सीखना होता है, वो होता है ट्रांसलेशन का। क्या होता है? ट्रांसलेशन का। हम जो कहना चाहते हैं उसे हिंदी में तो हम लोग आसानी से कह देते हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में बोलना हो या कोई भी दुख का सेंटेंस हो या कोई भी हो। लेकिन इंग्लिश में बोलना हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंग्लिश के लिए भी एक आसान तरीका है। क्या? ट्रांसलेशन। आप ट्रांसलेशन सीखिए, उससे आप फिर ट्रांसलेट करते जाइए और बोलते जाइए। आपको हिंदी आती है तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। ओके, हम बहुत आसान वाक्य बना करके देखते हैं और बात करते हैं पहले उनमें कि वाक्य किन किन घटकों से मिलकर बना रहता है, कौन कौन से एलिमेंट वाक्य के ऊपर काम करते हैं। जैसे ट्रांसलेशन की बात करते हैं, इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा फर्क है, ये मैं बहुत पहले से बताते आया हूँ। जैसे एक वाक्य बोल रहा हूँ, तुम कब आ सकते हो, तुम कब आ सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आया तुम का इंग्लिश होता है यू, कब का होता है व्हेन, आना का होता है कम, सकना का होता है कैन। तो इसका ट्रांसलेशन आप क्या बना रहे हो? यू व्हेन कम कैन, जो एक क्या है? गलत है, जो एक क्या है? गलत तरीका है। इंग्लिश और हिंदी में सही गलत क्यों होता है? हम लोगों को तो ट्रांसलेशन ऐसा बनना चाहिए कि जहाँ जो वर्ड लिखा है उसके नीचे वही वाला वर्ड इंग्लिश का आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अब मैं बात करता हूँ। क्योंकि हिंदी जो है वो लिखी गई है देवनागरी भाषा में। वो किस में लिखी गई है? देवनागरी भाषा में। और जो इंग्लिश है ना हम लोगों की, वो लिखी गई है रोमन लिपि में। वो कहाँ लिखी गई है? रोमन लिपि में। हिंदी भाषा लिखी गई है देवनागरी लिपि में और इंग्लिश लिखी गई है रोमन लिपि में। इसलिए तो हिंदी के सेंटेंस का जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो थोड़ा उलट पुलट हो जाता है। ओके,
तो इसका जो एक्चुअल ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा, व्हेन कैन यू कम, व्हेन कैन यू कम। हिंदी से इंग्लिश जब बनाते हैं तो उल्टा हो जाता है, ओके, उल्टा हो जाता है। अब मैं आपको बात करता हूं कि कोई भी वाक्य के मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली हर एक वाक्य जो है वो 3 एलिमेंट्स से मिलकर के बना होता है। कितने? 3 एलिमेंट्स। क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये 3 एलिमेंट पे ही सारे का सारा सेंटेंस होता है, ओके। 3 वर्ड पे ही सारे का सारा सेंटेंस डिसाइड रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब मैं बात करता हूं फर्स्ट एलिमेंट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, अरे भैया हिंदी इंग्लिश गणित संस्कृत नहीं है सब्जेक्ट, यहां पे दूसरा वाला सब्जेक्ट है। कर्ता बोल रहा है, कर्ता इसका हिंदी में क्या होता है? कर्ता। वही ये सबका कर्ता धर्ता गाना तो सुने होंगे, ठीक है। कर्ता जो काम करेगा, हम लोग बोलते हैं वो ये सबका कर्ता धर्ता, यानी कि ऊपर वाला ही काम करने वाला है। तो कर्ता की बात कर रहा हूं मैं। कर्ता कौन कहलाएगा? जो काम करेगा। सही बात है। मैंने बोला वर्कर, वर्कर कौन होएगा? जो काम करेगा, ओके। वे नाउन या प्रोनाउन जो वाक्य में किसी प्रकार का कार्य करें या किसी काम के लिए जिम्मेदार हूं, उसे हम बोलेंगे कर्ता, या उसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। जो कोई काम करेगा, ओके ओके। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, राम बाजार जा रहा है, ओके, 1 सेकेंड। राम बाजार जा रहा है, क्या बनेगा इंग्लिश में? अब मैं इंग्लिश बनाने के पहले आपको पूछता हूं कि इसका मेन सब्जेक्ट क्या है? काम कौन कर रहा है? यहाँ पे बाजार जाने का काम हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? जा कौन रहा है बाजार? बताइए आप। राम जा रहा है, कौन जा रहा है बाजार? राम जा रहा है भैया। आप भी यही बोलेंगे, राम बाजार जा रहा है। मैं लिख रहा हूं, तो लिख कौन रहा है? मैं लिख रहा हूं, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। तुम सुन रहे हो, सुनने का काम हो रहा है, लेकिन सुन कौन रहा है? आप, ओके। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तो सब्जेक्ट कौन है? मैं पढ़ा रहा हूं ना, ओके। तो आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ओके। अब बात करता हूं मैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे मैंने लिखा था, मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या बोला? मैं पढ़ा रहा हूं। क्या बनेगा इंग्लिश में? मैं के लिए आएगा आई, और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज़ारेम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पे आई के साथ में आ जाएगा एम, और यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पढ़ाना को बोलते हैं टीच, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? फोर्थ फॉर्म टीचिंग। क्या हो जाएगा? टीचिंग, ओके। आई एम टीचिंग, ओके सॉरी, आई एम टीचिंग। तो ये जो है ना, ये है हमारा यहाँ पे जो आई, ये है हम लोगों का सब्जेक्ट। ये क्या है हम लोगों का यहाँ पर? सब्जेक्ट, ओके। तो काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। अब दूसरा एलिमेंट की बात करता हूँ, वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है? वे सारे शब्द जो हमें ये बताएंगे कि वाक्य में किस प्रकार का काम हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं काम क्या कर रहा हूँ? पढ़ाने का, तो वर्ब क्या हुआ? पढ़ाना, ओके। मैं लिख रहा हूँ, काम काय का हुआ? लिखने का। तुम सुन रहे हो, काम काय का हुआ? सुनने का। तो ये जो सुनना, लिखना, पढ़ाना, ये है वर्ब। ये क्या है? वर्ब। वर्ब के बहुत सारे टाइप्स हैं, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, इस टाइप से मॉडल वर्ब भी होती है, ठीक। तो अभी हम उन पे बेसिकली बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं वर्ब। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलना, बोलना, सुनना, लिखना। ज़्यादातर याद रखेंगे, जिस भी शब्द में ना आता है वो वर्ब होता है। चलना, बोलना, सुनना, हंसना, गाना, रोना, पीना, खाना, गाना, ये जितना भी है ना, सब में लास्ट में ना आ रहा है, और ज़्यादातर ना वाले क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। मैंने लिखा था राम बाजार जा रहा है, राम
बाजार जा रहा है। तो राम काम काय का कर रहा है? जाने का। क्या कर रहा है? राम जाने का काम कर रहा है। राम इज गोइंग टू मार्केट। राम कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे काम काय का हो रहा है? गोइंग टू, यानी कि जाने का। ओके, चलिए, तो आपको वर्ब समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं थर्ड एलिमेंट के बारे में। थर्ड एलिमेंट होता है ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्म हिंदी में। वे सारे शब्द जिसके ऊपर कर्ता काम करता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। वे सारे शब्द जिनके लिए कर्ता काम करता है, या ऐसा समझ लें कि जब वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल जाएं तो बचा हुआ शब्द ऑब्जेक्ट कहलाता है। आपने शब्द लिखा हुआ था, जैसे क्या, चलिए एग्जाम्पल की बात करता हूं। राम बाजार जा रहा है। आप यहां पे सबसे पहले ढूंढ लो सब्जेक्ट। तो आपने ये ढूंढ लिया, ये क्या है? सब्जेक्ट है राम। ओके, अब आपने ढूंढ लिया वर्ब। वर्ब हो रहा है जाने का काम, तो ये क्या हो गया? वर्ब। अब सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो बच गया वाक्य में, क्या बच गया? बाजार। तो ये जो बाजार होगा ना, ये होगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट। ओके, कर्ता जो है राम है, वर्ब क्या है? वहां पे जाना। तो राम बाजार क्यों? राम जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। ओके, सब्जियां लाने के लिए जा रहा होगा, या फिर कुछ भी सामान लाने के लिए। तो राम काम कर रहा है जाने का, लेकिन जा कहाँ रहा है? वो बाजार जा रहा है। हो सकता है राम लंदन जाए। राम लंदन जा रहा है। राम जा कहाँ रहा है? लंदन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आएगा? लंदन। ओके, चलिए, तो आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी बेसिकली। तो ये तीनों चीज़ें पे ही हम लोग वाक्य बनाते हैं। तो आप लोगों को मैंने आज की क्लास में मेन टॉपिक बता दिया कि वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, तीनों एलिमेंट पे ही कोई भी वाक्य का ट्रांसलेशन होगा। आप लोगों को ये तीनों चीज़ सीखेंगे तभी आपको अच्छे से बनेगा। ओके, अब मैं फाइनली आज डेट 6 पे पहुंच गए हैं। तो अब हमारा काम क्या होता है कि हमने मेन टॉपिक देख लिया वीडियो का। फिर हम लोग देखते हैं क्या? वर्ड लिस्ट नंबर जो भी आता है हम लोगों का। इसमें क्या बताया जाता है? आपको वोकेबलरी वर्ड बताए जाते हैं, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलती है इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी वर्ड लिस्ट नंबर 6। हमारा फर्स्ट वर्ड है विशनरी। क्या है? विशनरी, जिसका मतलब होता है दूरदर्शी। क्या होता है? दूरदर्शी। देखिए, द कंपनी नीड्स विशनरीज टू सी अपॉर्चुनिटीज। कंपनी को अवसरों को देखने के लिए, यानी कि अच्छे अच्छे मौक़ों को देखने के लिए या गुणवत्ता को देखने के लिए दूरदर्शियों की आवश्यकता होती है। 1 सेकेंड, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है। ओके देखने के लिए दूरदर्शियों की आवश्यकता होती है। ओके, ये देख लिए विशनरी। विशनरी का हिंदी क्या होता है? दूरदर्शी। ओके सॉरी। ओके, दूसरा वर्ड है सायरन। क्या है? सायरन, खूबसूरत पर बहुत खतरनाक स्त्री। क्या? खूबसूरत पर बहुत ही खतरनाक स्त्री। देखिए, ये लड़की है लेकिन बहुत ही डेंजर है। तो जो लड़की चुड़ैल जैसी रहे, खतरनाक सी, उसे हम बोलेंगे सायरन। क्या बोलेंगे? सायरन। ए सायरन गर्ल, इस टाइप से बोलेंगे। ओके, बी केयरफुल हिज वाइफ इज अ सायरन। उसकी पत्नी बहुत ही खतरनाक है, सुंदर है लेकिन बहुत खतरनाक है, उससे सावधान रहना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हॉर्ड, यानी कि जमाखोरी या फिर ढेर। हॉर्ड ऑफ सीमेंट, सीमेंट का ढेर। ओके, हॉर्ड, हॉर्ड मीन्स क्या होता है? ढेर। आप जहां भी बैठे हैं, जिस भी कंडीशन में बैठे हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज रिपीट द वर्ड। आप जरूर सीख जाएंगे। ओके, हॉर्ड, हॉर्ड मीन्स क्या होता है? ढेर, जैसे कचरे का ढेर रहता है ना, उस टाइप वाला ढेर। ओके, हॉर्ड ऑफ सीमेंट, सीमेंट का ढेर। देखो यहाँ पे कबाड़ खाना रखा हुआ है इसके पास में, बुढ़िया के पास में। ओके, ओइंग टू, ओइंग टू का मतलब होता है के कारण। क्या होता है? के कारण, ओइंग टू। एग्जाम्पल देखते, मैच वाज कैंसल्ड ओइंग टू रेन।
यानी वर्षा के कारण मैच कैंसिल हो गया। ओके, वर्षा के कारण मैच कैंसिल हो गया। ओके, ओइंग टू का मतलब क्या था, के कारण। हिपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी बोलते हैं इसको या हाइपोक्रेसी बोलते हैं, ढोंग, क्या बोलते हैं, ढोंग। इसका मतलब क्या होता है, ढोंग करना। ओके, सी डोंट्स बिलीव इन हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ढोंग करना। ये देखो ये ढोंग कर रहा है, शादी ब्याह में देखते हैं, और ढोंगी बाबा पे विश्वास नहीं करना चाहिए। सी डोंट बिलीव इन हाइपोक्रेसी, यानी कि वह ढोंगियों पे भरोसा नहीं करती। ओके, ठीक। प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, पक्षपात। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, पक्षपात। प्रेजुडिस इज स्टिल रिमेनिंग इन आवर सोसाइटी, अपनी सोसाइटी में वह पक्षपात करता है। ओके, प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, पक्षपात करना। ओके, मैड, मैड मतलब होता है नौकरानी। देखिए कैसे नाच नाच के काम कर रही है। देयर इज अ मैड टू डू द हाउसवर्क, घर का काम करने के लिए एक नौकरानी रखी हुई है, घर का काम करने के लिए एक नौकरानी रखी हुई है। ओके, मैड, मैड मीन्स क्या होता है, नौकरानी। मैड मीन्स क्या होता है, नौकरानी। नरिश, नरिश मतलब होता है पोषण करना, हमें पोषण लेना चाहिए, हमें अच्छा पोषण लेना चाहिए। वी मस्ट टेक नरिशिंग फूड, हमें अच्छा पोषण लेना चाहिए। वी मस्ट टेक नरिशिंग फूड, हमें अच्छा पोषण लेना चाहिए। नरिशिंग, नरिशिंग मीन्स क्या होता है, पोषण करना। पोषण करना को आप क्या बोलेंगे, नरिशिंग। ओके, लॉट, लॉट मतलब होता है गली के गुंडे, क्या होता है, गली के गुंडे। लॉट्स वेयर कैच बाय पुलिस, गली के गुंडे को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। क्या, पुलिस के द्वारा पकड़ गया। ठीक है, लॉट, लॉट्स मीन क्या होता है, गली के गुंडे। देखो यहाँ पे गली का गुंडा जा रहा है इसकी चोरी करके। ओके, तो फ्रेंड्स आज के हमारे इतने वर्ड्स थे। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे और आपको कुछ सीखने मिला होगा अच्छा सा। तो यहाँ पे हम लोगों का मेन टॉपिक था कि सेंटेंस 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको डे 7 में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ में।